चलो भाई दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे हम जो हमारा ऑप्शनल का पहला पेपर हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब इस डिस्कशन का पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा। जो पहले अगर आपने मेरी वीडियोस देखे हो जिसके अंदर मैं PYQs की थीम को एक्सप्लेन करता हूँ, मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा और उसका एसेंस क्या है वो आपको समझना है। यहाँ पे मैं आंसर डिस्कशन नहीं करूँगा। अगर आप इस चीज़ में हो कि यहाँ पे आंसर डिस्कशन होने वाले हैं तो आप शायद डिसअपॉइंट हो जाओगे, लेकिन हाँ, अगर आपको अपना ऑप्शन प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर और जो बाकी के PYQs हैं, तो ये सही वीडियो है आपके लिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन पेपर से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट व्हाई PYQs आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर प्रिपरेशन। PYQ हमारी प्रिपरेशन के लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आज हम इस डिस्कशन से विल फाइंड आउट। तो बिफोर डिस्कसिंग दिस, कुछ 3-4 बातों को आप दिमाग में लेके चलिए जो आपको इस डिस्कशन में काम आएंगी और जो समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो हम PYQs को करते क्यों हैं, व्हाई वी एक्सप्लोर PYQs। PYQs हमको एक जनरल ओरिएंटेशन देते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक ट्रेंड का हमको पता चलता है PYQ से, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं। फाइन, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन, ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस वी फाइंड आउट। ओके, अब ये दो चीजें अगर आपने फाइंड आउट कर ली तो आप समझ जाओगे कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं UPSC के द्वारा और कैसे हमें हमारे क्वेश्चंस को, हमारे कंटेंट को, हमारे नोट्स को प्रिपेयर करना है ताकि जब हम एग्जाम में बैठे तो हम आंसर कर पाए उन क्वेश्चंस को। फाइन, इसीलिए हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, ट्रेंड एंड हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम्ड। ओके, अब जो मेरा, जिस हिसाब से मैं कर रहा हूं थीम एक्सपेंशन और बाकी लोग जो कर रहे हैं, आई होप दैट इज द राइट वे टू डू थिंग्स। अब वो क्या है, वो है थीम एक्सपेंशन। अब इसका एसेंस ये है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मोर और लेस एवरी सिंगल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अर्लियर इन PYQs। वो पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो थीम रिपीट हो रही है। ठीक है, सिर्फ इस बात को समझना कि वो थीम रिपीट हो रही है। अब ये थीम रिपीटिशन क्या होती है इसको समझो आप। व्हाट इज रिपीटिशन ऑफ थीम? अब ये रिपीटिशन ऑफ थीम को आप समझना इसमें कि कैसे एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है इससे, रिपीटिशन ऑफ थीम से। अब देखिए, या तो आपसे पहला जो भी क्वेश्चन पूछेगा बिल्कुल न्यू एंड लाइक ब्रांड न्यू क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बिल्कुल नया क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक तो ये चीज है। उसके बाद रिपीटिशन ऑफ थीम। अब थीम कैसे रिपीट होगी ये समझ लो। एक तो एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, एज इट इज, जो पहले क्वेश्चन पूछा गया था वो उसको एग्जैक्टली उसने पूछ लिया, थोड़ा मोड़ा सा चेंजेस करके। फाइन, एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरा, स्टेटमेंट को चेंज करेगा वो। ठीक है, स्टेटमेंट में भी चेंज्ड नया क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। तीसरा होगा, दो थीम्स को मिक्स कर देगा। इसको मैं बोल रहा हूं फ्यूजन ऑफ 2 और मोर थीम्स। ठीक है, फ्यूजन ऑफ थीम्स। ये चीज आप समझना, आज देखेंगे कि कैसे दो थीम्स को, दो टॉपिक्स को मिला के एक क्वेश्चन पूछ लिया UPSC में। ऐसा वो बार बार करता है टू एसेस योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि आपको दो चीज, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज क्या है मेरे भाई, उससे क्वेश्चन पूछ लिया। आप एसिमुलेट ही नहीं कर पा रहे हो दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को। यहां पे पता चलता है कि आपको कितना रट्टू इंसान है जिसने सब रट्टा मार के रखा हुआ है। जब भी थोड़ा सा भी चैलेंज उसके पास में आ गया तो इंसान घबरा गया। फाइन, चीजें यही है। अरे सारा पेपर ऐसे रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर ये थोड़ी सी भी चीज ना करें तो फिर तो कोई भी एग्जाम निकाल लेगा। ठीक है, सिर्फ ये थोड़ा सा ही चेंज कर रहे हैं वो, और बाकी चेंज नहीं है। अब इस पेपर में 4 नए क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ। ठीक है, आउट ऑफ 28 क्वेश्चंस सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल नए पूछे गए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में से हैं। जो करंट अफेयर्स में कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स हैं उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंटेम्प्रेरी थे। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप कह सकते हैं ये नया क्वेश्चन पूछा गया है। फाइन, और बाकी अराउंड 85% क्वेश्चंस रिपीटिशन ऑफ थीम्स।
समझिए इस बात को, रिपीटिशन ऑफ थीम क्या है। थीम को उसने पूछ लिया अलग तरह से फ्रेम करके, रिपीट करके, दो थीम्स को मिला के नया क्वेश्चन बना के, यही सारा गेम है। इसमें कुछ भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। और अगर आपको सोचना है कि मैं कुछ नया ही, कहीं से नया कंटेंट ढूंढ लूं, कहीं से नए क्वेश्चंस बना लूं, कहीं से नई टेस्ट सीरीज कर लूं, उसमें like it's your wish, you can do as much as hard work you want to do, that's very good, but अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को इग्नोर कर रहे हो ना, PYQ की थीम्स को एक्सपेंड करने की, समझने की, so you are making the mistake. This is what I personally think. Anyway, अब थीम एक्सपेंशन का एक छोटा सा मैं आपको वो बता देता हूं कि हाउ यू सपोज टू, हाउ दिस थीम एक्सपेंशन इज ऑल अबाउट। कोई क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए जैसे कि विल डिस्कस, जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे थीम्स को एक्सपेंड किया गया है। और मैंने सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स डाले भी हैं मैंने, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो मतलब PDF वगैरह हैं, वो मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल भी रखे हुए हैं, पूरा थीम्स को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट। लेकिन यहां पे आप समझना हाउ वी सपोज टू एक्सपेंड द थीम। मान लो क्वेश्चन में उसने चैलेंजेस पूछ लिए, लाइक challenges in Panchayati Raj system for women inclusive गवर्नेंस, कि कैसे विमेन का पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, उसके चैलेंजेस के बारे में पूछ लिया गया आपसे। फाइन, अब यहाँ पे एक थीम पूछिए आपसे कि चैलेंजेस क्या हैं PRIs में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर विमेन के पार्टिसिपेशन को, उनके इंक्लूजन को कैसे, व्हाट आर द चैलेंजेस, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। अब इसके डायमेंशन क्या क्या बन सकते हैं। पहली बात तो 73rd या और 74th अमेंडमेंट्स के अंदर कौन कौन से वो प्रोविजंस लेके आए गए जिससे कि विमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिल सके। फाइन, फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका, इन अमेंडमेंट्स का में जो प्रोविजंस थे उनका सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद में फिर चैलेंजेस, जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया चैलेंजेस, फिर उसकी क्या उसकी रेमेडीज हो सकती हैं, क्या उसके वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, उसको आपने एक्सप्लोर कर लिया। क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब यहाँ पे ब्रीफली आप ये मेंशन करेंगे कि कैसे इन अमेंडमेंट्स के द्वारा ऐसे प्रोविजंस लेके आए जिससे विमेन का इंक्लूजन बढ़ सके PRIs के अंदर। उसके बाद में उसकी सिग्निफिकेंस क्या है ब्रीफली बताया आपने, और फिर मेजर फोकस आपने चैलेंजेस पे दिया, और कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड में बता के आपने आंसर क्लोज कर दिया। दिस इज हाउ यू सपोज टू डू। ये चैलेंजेस को आपको अराउंड 55 to 65% रखना है, और बाकी मसाला आपने डाल के 35% ये मसाला डाल के अपना आंसर आपको कर देना है। ये तो था एसेंस थीम एक्सपेंशन का। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। अब नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज सेम ओनली, इट्स लाइक दिस इज आल्सो द फिलोसॉफिकल अप्रोच। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन। उसके बाद में राइट ए नोट ऑन द रिलेशन बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी फ्रॉम मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव। अब ये देखिए इक्वालिटी और लिबर्टी के बारे में रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया 2014 के अंदर, लेकिन अब इसने क्या किया है, यहाँ पे थीम फ्यूजन कर दिया है, यहाँ पे मल्टीकल्चरल डायमेंशन इसने पूछ लिया है। फाइन, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप पहले जो देखिए, अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इक्वालिटी लिबर्टी, यू राइट दैट। अगर क्योंकि आपने अगर PYQ की है तो आपने देख लिया होगा कि 2014 के अंदर ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, यू कैन राइट दिस मच ओनली इफ यू डोंट नो अबाउट दैट। अगर आपको मल्टीकल्चरलिज्म अगर आपने पढ़ा है, and if you are having that understanding how to integrate both these arguments, आपका आंसर तैयार हो गया। This is how you supposed to, यहां पे आपका जो है ना एनालिटिकल एबिलिटीज यहां पे you have to utilize there। सिर्फ ये समझना, यहां पे बोलते हैं इसको फ्यूजन ऑफ थीम्स। यहां पे क्या किया उसने, थीम
का सिर्फ स्टेटमेंट चेंज कर दी गई, उसका सिर्फ क्वेश्चन का फ्रेमिंग चेंज कर दिया उसने, सिर्फ नॉर्मेटिव की जगह यहाँ पे फिलोसफिकल अप्रोच लिख दिया उसने, बात वही है। सेकंड क्वेश्चन में उसने दो थीम को मर्ज कर दिया, थीम मर्ज कर दी उसने क्वेश्चन पूछने के लिए। एसेंस क्या बता रहा हूं आपको मैं, PYQs थीम एक्सपेंशन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकपर्सन्स व्यू ऑन पावर। अब इस क्वेश्चन को मैं नया मान के चल रहा हूं, लेकिन मैकपर्सन व्यू ऑन डेमोक्रेसी पहले पूछा गया है 2018 के अंदर, और ये मोर और लेस सिमिलर लाइंस के ऊपर ही होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर मैकपर्सन बता रहा है कि जो डेवलपमेंट व्यू है ना पावर का, इट इज बीइंग अप्लाइड इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। तो ये एक इंटररिलेशनशिप है। इफ यू एक्सप्लोर देन, इफ यू एक्सपेंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रॉपरली, तो कहीं ना कहीं यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। तो यहां पे मैं ये क्वेश्चन, मैंने इसको नया कंसीडर किया है कि दिस इज ब्रांड न्यू क्वेश्चन, फिर भी इसको इस थीम से लिंक करके आप यू कैन सोल्व दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन इटालियन एंड जर्मन ब्रांड ऑफ फासिज्म। फासिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया है 2023 में, क्वेश्चन पूछा गया है फासिज्म के ऊपर। अब फासिज्म आपको पता है, तो सीधी सी बात है, फासिज्म इटाली के अंदर था और जर्मनी के अंदर था। अब उसमें जो डिफरेंशिएट है करना है, वो दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे बस स्पेसिफिकली लिख देनी है। क्वेश्चन आपसे पहले ही पूछा गया 2023 के अंदर। अब 2014 और 2018 के अंदर फासिस्ट व्यू ऑन स्टेट भी पूछा गया है। अगर आपको इतना भी बेसिक आइडिया है तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली द एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये 2022 के अंदर एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मार्क्सिस्ट एंड लिबरल अप्रोच टुवर्ड्स द स्टेट, ऑन व्हाट ग्राउंड द theoretical differences between them are premised। अब theoretical differences के बारे में पूछा है इसने। दिस इज समथिंग, दिस अगेन कम्स टू योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि क्वेश्चन तो पहले ही पूछा गया है। देखिए 2014 में मार्क्सिज्म और फासिज्म को का मतलब दो थीम्स को मिला के क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, और 2020 में लिबरल कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट पूछा है इन्होंने। तो क्वेश्चन तो पहले ही पूछा जा चुका है यहाँ पे। अब अगर आपने दोनों ही थीम्स को एक्सपेंड कर दिया है, अगर आपको पता ही है कि दोनों के कौन से थ्योरेटिकल प्रमाइज है, तो यू कैन आंसर दिस प्रॉपरली, प्रोवाइडेड आपने दोनों की थीम्स को प्रॉपरली एक्सप्लोर करके रखा हुआ है, आपको बेसिक आइडिया पहले से ही है इस पर्टिकुलर थीम का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल पोपर्स प्रेजेंट ए डिफेंस ऑफ ओपन सोसाइटी अगेंस्ट इस एनिमीज, इलैबोरेट। देखो दोस्तों, सारी वीडियो का अगर एक लाइन में अगर आप एसेंस समझ लो तो ये है कि जब हम एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसका पूरा पोस्टमार्टम कीजिए कि इस क्वेश्चन में से कितनी डायमेंशन में निकाल सकता हूं, और उनको स्टडी कीजिए प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअली। तो अगर आपको लग जाए कि हाँ दिस इज हाउ आई नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपका काम हो गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर, कोई भयंकर कोचिंग की, कोई भयंकर मेंटरिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने PY की तसल्ली से कर लिए, समझ लिए, और उसके बेसिस पे देखो, उसको समझने के बाद में नाउ यू हैव टू स्टडी। अगर आपके जो पर्टिकुलर जो आपने थीम एक्सपेंड किए, आपने देख लिया कि ये क्वेश्चंस मेरे बन रहे हैं, अगर आपकी उस प्रॉपर मेंटरिंग से, कोचिंग से, नोट से अगर वो डायमेंशन सोल्व हो रही है, तो वेल एंड गुड, यू आर ऑन राइट ट्रैक। दिस इज व्हाट इज मेंटरिंग इज ऑल अबाउट, कि हाँ जो चीजें जरूरी हैं वही मेरी सोल्व हो रही है यहाँ पे, एंड दैट्स वेरी गुड थिंग। अब मेरी प्रिपरेशन के दौरान मुझसे क्या गलती हुई, आई वॉज इग्नोरेंट, आई एम एक्सेप्टिंग इट। किताबें होना और किताबें पढ़ लेना ही नॉलेज का वो यहाँ पे वो रोल नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पे उस जो नॉलेज आपने एक्वायर की है, उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप यूज कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक्युमुलेट कर लेना, इट्स नॉट वैल्यूएबल फॉर दिस एग्जाम। कैसे केयरफुली आपने जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको कलेक्ट किया, एंड यू स्टार्टेड यूजिंग देम एज पर द डिमांड ऑफ द एग्जाम, और डिमांड ऑफ द एग्जाम यू आर गोइंग टू फाइंड आउट थ्रू PYQs। इस 2 मिनट की बात को अगर समझ गए ना, एवरी सिंगल थिंग इज इजी फॉर यू। सिर्फ 2 मिनट की बात को, पूरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है, यहीं से छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इज द एसेंस PYQs। यही रास्ता दिखाएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, कैसे थीम्स डिफरेंट बन के आ रही है, कैसे इस थीम को एक्सप्लोर करना है, कैसे इनके बेसिस के ऊपर आपको अपनी प्रिपरेशन को
एक सही ओरिएंटेशन देनी है, एक सही डायरेक्शन देनी है. दिस इज हाउ यू सपोज टू डू. ओके. Now the question is Karl Popper's present a defense of open society against its enemies. अब प्लेटो पे एक क्वेश्चन पूछा गया था. प्लेटो इज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी. कार्ल पॉपर की वो स्टेटमेंट थी 2015 के अंदर. अब वहीं पूछ लिया गया क्वेश्चन, अगर स्टेटमेंट आई कार्ल पॉपर की, तो आप उसको थीम को एक्सपेंड करते, जो कि आप यू विल फाइंड आउट इन माय थीम एक्सपेंशन डॉक्यूमेंट्स, कि भाई पहली बात तो ये ओपन सोसाइटी क्या है, फिर why he is considering these people enemies of open society. Okay, उसके बाद में what he is proposing for this particular thing. अब इसको बोलते हैं थीम एक्सपेंशन. प्रेजेंट है डिफेंस ऑफ ओपन सोसाइटी. अब वो डिफेंस क्या प्रेजेंट कर रहा है कार्ल पॉपर. तो एक क्वेश्चन अगर आपने यही इसी के ही थीम्स को एक्सपेंड कर लिया होता, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर यू. दिस इज हाउ इट इज. अंडरस्टैंड दिस थिंग. और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. 85% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं. 15% में से एक क्वेश्चन मैंने बताया वो भी रिपीटेशन टाइप में. ये 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे हैं. सही मायने में अराउंड 90% क्वेश्चन सारे PYQ से हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके. दिस इज द एसेंस. समझ गए तो ठीक है, ना समझे तो भाई धक्के खाते रहो. कोई किसी को यहाँ पे, दिस इज द वेरी अलग ही तरह का समाज है यहाँ पे. इतना कोई केयर नहीं करता है. आप ठीक है, आप समझ रहे हो कि दुनिया मेरे को देख रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ. किसी को कुछ नहीं पड़ी दोस्त. सब अपनी जिंदगी मस्त हैं. तुम सोचते हो कि मैं सच धस के निकल रहा हूँ, सभी मेरी तरफ देख रहे हैं. भाई आप निकल गए उसके बाद किसी और को देखेगा. दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दैट यू आर एग्जिस्टिंग. फाइन. लेकिन यू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ. एंड हाउ यू बिकम रिस्पॉन्सिबल, कि जो कर रहे हो ना, यू डू दैट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये चीज है, ये सही है, ये मुझे करनी है. एंड आई मस्ट नॉट इग्नोर दिस थिंग. मुझे भी पता था 2015-16 में कि PYQ इंपॉर्टेंट होते हैं. आई ऑल्सो रोट दैट ओके आई नीड टू डू दिस थिंग, बट किया नहीं. पता तो होता है कि जल्दी उठना जरूरी है, बट हम करते नहीं है. फाइन. सो पता होना जरूरी नहीं है कि मुझे पता है ये करना है, उसको करना ही जरूरी है. और बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है. Anyway, now the next question. Explain how Rawls used the liberal and egalitarian perspective to develop his concept of distributive justice. अब distributive justice के ऊपर क्वेश्चन 17 में आया है और 18 में भी आया है. 18 में तो Rawls का distributive justice as well like contractual justice के ऊपर इसने मिला के पूछा हुआ था. तो ये आप देख लीजिएगा. Now again, next question. Provide a comparative analysis of behavioral and institutional approach to study political theory. अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बिहेवियरल का तो 2021 और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है. इंस्टीट्यूशनल का पहले आई कैन नॉट रिकॉल द ईयर, लेकिन पहले क्वेश्चन पूछा गया है 2014 से पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. Now next, state does the greatest harm to mankind by destroying इंडिविजुअलिटी विच लाइज एट द रूट ऑफ ऑल प्रोग्रेस. महात्मा गांधी. अब ये महात्मा गांधी का क्रिटिक है स्टेट का. फाइन. ये स्टेटमेंट को ही चेंज कर दिया है. अब 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गांधीयन व्यू ऑन स्टेट. अब इसमें स्टेटमेंट बना दी है. क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ स्टेटमेंट में दे दिया है आपको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain how the slogan "The personal is political" addresses the issue of women oppression and discrimination. अभी radical view of like radical feminism की dimension है ये. और ये particular quote 2010 में पूछा गया है. बिल्कुल सिर्फ यही आया था 10 मार्कर्स में, सिर्फ ये quote दे दिया गया. And this is what you supposed to expand. और यहाँ पे 2019 में रेडिकल फेमिनिज्म और लिबरल फेमिनिज्म के बीच में दोनों के डिफरेंसेस वगैरह कंपैरेटिव एनालिसिस करना था. वही देखिए, एक डायमेंशन को निकाल दिया, उसको सब क्वेश्चन बना दिया स्टेटमेंट डाल के. और जो स्टेटमेंट पहले 2010 में पूछी जा चुकी है आपसे. दिस इज व्हाट यू सपोज टू लुक इनटू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फाउंडेशनल बेस ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी हैज बीन शेप्ड बाय लॉक्स आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी. इल्यूसिडेट. अब लॉक के ऊपर एग्जैक्टली ये नहीं पूछा गया है, लेकिन 2018 वाले क्वेश्चन से मोर और लेस वो सारा एसेंस निकल रहा है. लॉ का क्वेश्चन 18 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया है. अब जब आप लॉ को पढ़ोगे
तो जाहिर सी बात है सारी डायमेंशन कवर करोगे उसकी, एंड इफ यू आर कवरिंग ऑल द डायमेंशंस, ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, An ardent analyzed a few categories of Vita activa। ये 2019 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करके है, एसेंस वही है क्वेश्चन का। डू यू थिंक दैट लेजिटिमेसी एक्वायर्ड बाय कंसेंट और मैन्युफैक्चर्ड बाय indoctrination is an essential element in maintenance of political rule? Justify your answer with relevant examples। अब ये क्वेश्चन तो भाई सदाबहार क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया हल्का यहाँ वहां से। अब ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, 15 में पूछा गया है, 18 में, 21 में और 24 में। दिस इज सी द पैटर्न, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1857। ओके, एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ, हिंदी वाला पढ़ने लग गया था। Explain briefly the role of peasant movements after 1857 and before independence। अब ये क्वेश्चन 2015 में, सॉरी 14 में पूछा गया है, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को यहाँ पे पूछ लिया। सेकंड, फिफ्थ बी, राइट ए नोट ऑन दलित पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, 19 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स लेड टू सम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कमेंट। अब ये 16 में क्वेश्चन पूछा गया लैंड रिफॉर्म के ऊपर। अब देखिए यहां पे आपको देखना है वही थीम एक्सपेंशन वाला, लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों थी, लैंड रिफॉर्म्स के कौन से मैकेनिज्म थे इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स लेके आने के लिए, और लैंड रिफॉर्म्स हुए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बता रहा है, हुए तो उसके क्या चैलेंजेस आए, फाइन, और उसको कैसे रिजोल्व किए गए उन चैलेंजेस को, और आज भी कौन से वो डायमेंशंस है जो डिमांड different kind of initiative to bring land reforms। so वो सारे dimensions को एक्सप्लोर कर सकते हो आप एक ही क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, delineate the key factors that have shaped the evolving political landscape in Jammu and Kashmir in post 2019। अब ये क्वेश्चन नया है, जाहिर सी बात है करंट डेवलपमेंट से ही ये क्वेश्चन उठाया है। सो दिस इज समथिंग यू कैन फाइंड आउट, अगर आपने जीएस में अच्छे से पढ़ा है तो you can answer this। How far has National Human Rights Commission successful in achieving its objective? Comment। अब ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, थीम क्या है, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 16 के अंदर। अब वही है, अगर रोल और ऑब्जेक्टिव्स पूछा गया है तो जाहिर सी बात है कि कौन से वो स्टेप्स हैं जो एचआरसी ले रहा है, एंड हाउ इफेक्टिव दो स्टेप्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स बीइंग असाइंड टू एनएचआरसी। तो यही क्वेश्चन में देखना था, ये थीम रिपीटेशन हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री कमेटी आर इंडिस्पेंसिबल टू लेजिस्लेटिव प्रोसेस, इट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉस पोलिनेशन बिटवीन द टू चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, डिस्कस। अब देखिए 2004 में पार्लियामेंट्री कमेटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइन, ये डायमेंशन तो आप आधा क्वेश्चन तो मान के चलिए कि रिपीटेड हुआ है, लेकिन ये जो डायमेंशन है पोस्ट कोलिनेशन बिटवीन द टू चैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज यू कैन से समथिंग न्यू और समथिंग नोवेल, ये आप कह सकते हो। फिर भी अगर आप पार्लियामेंट्री कमेटीज के डिफरेंट फंक्शंस पे आप जाओगे तो वहां पे आप कवर कर सकते हो इसको, लेकिन फिर भी मैं इसको न्यू मान के चल रहा हूं। मैं नहीं मानता कि 2004 तक इतने पीछे तक बच्चे गए होंगे एक्सप्लोर करने के लिए। आई एम जस्ट कंसिडरिंग इज एज ए न्यू क्वेश्चन, इसको मैं न्यू मान के चल रहा हूं मोर और लेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड नेचर ऑफ एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इवेल्युएट योर आंसर विद रिलेवेंट एग्जांपल। अब ये रिसेंट में ही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए दिया गया है, गवर्नर की पावर्स के लिए रेफरेंस, तो ये करंट डेवलपमेंट है। सो ये भी नया ही क्वेश्चन मान के चलो जो कि करंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स हैज नॉट इरोडेड द ट्रू स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामाइन इट्स दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। अब जो जितने भी कंटेस्टेड एरिया हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस के, वो सारे यहाँ पे आप लिख सकते हो, और ये क्वेश्चन पहले भी क्वेश्चन इसी थीम पे पूछा गया है 15 और 18 के अंदर, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशिएट
the impediments to women's participation in local governance in the process of political decentralization। सदा बार क्वेश्चन है, 14 में पूछा गया, 17 में, 18 में, 2020 में, और 2015 के अंदर और 2020 के अंदर इन्होंने पूछा है वनरेबल सेक्शंस कि कैसे एम्पावर करेंगे पीआरआईज। अब वनरेबल सेक्शन के अंदर SC ST और आपके विमेन एंड एज वेल एज ओबीसी ये सभी आते हैं। तो एक डायमेंशन वो भी थी वहां पे, जिसको यहाँ पे भी हम वी कैन ट्रेस दैट। फाइन, तो ये देखिए इसको बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट रिमेन ए वाइटल एक्सिस फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन इंडिया। अब देखिए इतना तो इंट्रोडक्शन में तो आप लिख सकते हो जितना भी आपको अपने कास्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, how would the caste census address the aspiration of the people discuss। अब कास्ट सेंसस के ऊपर क्वेश्चन है, ये मैं इसको नया क्वेश्चन मान के चल रहा हूं एंड इट इज आल्सो पार्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट। अब लेकिन देखिए अगर अब हमको इन क्वेश्चंस को एक्सपेंड करना हो, अब क्योंकि नया क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये भी एडवाइस जुडिक्शन वाला नया क्वेश्चन है, अब यहाँ पे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन है वी कैन एक्सप्लोर दैट। फाइन, जो सुप्रीम कोर्ट का रिट जुडिक्शन है उसका क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट ईयर, और क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन है उस पर क्वेश्चन बन सकता है। फाइन, सो ऑल द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी फ्रेम्ड एज द क्वेश्चन फॉर द न्यू ईयर। समझ रहे हो आप, ऐसे इसकी थीम को एक्सपेंड करना है। थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ लिया उनके बारे में, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बारे में इनको भी प्रिपेयर कर लिया। दिस इज हाउ यू सपोज्ड टू प्रिपेयर योर टॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ डिबेट ऑन प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एनालाइज इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। अब इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस 2-3 बार आ चुके हैं, 14 और 2021 में भी क्वेश्चन आया है, so this is also a repetition of theme. Now the next question, the decision to conduct population census 2027 has reopened the debate on delimitation in India, discuss its various aspects। ये क्वेश्चन भी नया है और करंट डेवलपमेंट्स का ही है, तो you should also explore this question। Next question, with reference to Nehruvian perspective of planning and economic development, examine how the early phase of economic planning in India has laid the foundation of modern India's economic growth। अब 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, नेहरूवियन पर्सपेक्टिव एंड गांधीयन पर्सपेक्टिव, दो थीम्स को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया गया था, उसकी एक थीम को अलग से क्वेश्चन में पूछ लिया गया। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। नेक्स्ट, illustrate with examples how political parties in India have played a crucial role in drawing the historically disadvantaged groups into mainstream political system। अब political, ये भी देखिए दो थीम इसमें मर्ज कर दी गई हैं, एक तो disadvantaged groups एंड दूसरा political parties। अब ये क्वेश्चन रीजनल political parties जिन्होंने marginalized जो कि OBC वगैरह की जो थर्ड डेमोक्रेटिक सर्ज था उससे रिलेटेड, how they are promoting the issues of these marginalized sections। तो ये सभी क्वेश्चंस भी रिपीटेड थीम्स हैं 15 में, 2021 में, 2022 में। सो दिस इज हाउ वी हैव टू एनालाइज कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कैसे उनकी थीम रिपीट हो रही है, एंड वी हैव टू प्रिपेयर एंड मेक आवर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। ये रोड मैप है आपकी प्रिपरेशन का। एंड इफ यू आर रियली सीरियस, इफ यू वांट टू यूटिलाइज योर टाइम फुली, तो भाई इसको तरीके से करो। इसको तरीके से करने के बाद आपको बेसिक फ्रेमवर्क मिल जाएगा दैट हाउ यू सपोज टू अप्रोच योर पेपर। एंड आई थिंक आई मेड माई पॉइंट विद दिस पर्टिकुलर डिस्कशन वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और मुझसे अगर आपको ये अच्छा लगा ये, तो आई विल फाइंड आउट कि आपको रियली आर एंजॉयिंग दिस। आई विल आल्सो मेक द डिस्कशन फॉर paper 2 as well। Thank you dear friends, thank you so much।